नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अपना पद छोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र राजभवन ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे भगत सिंह कोश्यारी और कोश्यारी को हटाने के लिए आपको याद होगा किस तरीके से विपक्ष ने कई बार आंदोलन और प्रदर्शन भी किए। काफी विवादों में बने रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी एक गवर्नर के तौर पर। कभी इनके बयानों को लेकर विवाद होता है तो कभी जिस तरीके से आपको याद होगा 2019 में एक बार इन्होंने शपथ ग्रहण जो करवाया था, सुबह सुबह तड़के एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था जिसमें अजीत पवार और साथ ही साथ जो अजीत पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को शपथ भी दिलवा दी गई थी। और उन्हीं सब विवादों से भगत सिंह कोश्यारी पिछले काफी दिनों से लगातार परेशान भी रहे। उनके ऊपर आक्रमण भी रहा, आक्रामक रही, काफी विपक्ष आक्रामक रुख रहा। आंदोलन भी हुआ, छत्रपति शिवाजी को लेकर कुछ बातें कही थी, उसको लेकर काफी नाराजगी थी विपक्ष की और उसी को देखते हुए विपक्ष ने सड़कों पर आंदोलन भी किया था। अब एक बार पहले भी इस तरह की अपनी इच्छा जताई थी भगत सिंह कोश्यारी ने कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर जो राजभवन है वहां से विदाई लेना चाहते हैं और अब की बार आधिकारिक तौर पर राजभवन ने ऐसा बयान देके ये बात कही है कि भगत सिंह कोश्यारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, वो अब अपना राजभवन से अपना पद त्यागना चाहते हैं, गवर्नर के तौर पर वहां से हटना चाहते हैं। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये लगातार दबाव था भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर, खास तौर से छत्रपति शिवाजी को लेकर जो उनका बयान आया था उसके बाद से लगातार इनके ऊपर दबाव बना हुआ था कि वो अपने पद से अलग हो जाए। जी बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो उन्होंने बयान दिया था कि वो पुराने जमाने के आइकॉन हो चुके हैं और नए जमाने में उन्होंने नितिन गडकरी का नाम सुझाया था, उसके बाद से विवाद ज्यादा गहरा गया था। लेकिन वैसे देखा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल बने तब से, खास करके जब बीजेपी और शिवसेना जब अलग हुई है उसके बाद से ही उन पर जो है कि पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है। और शिवसेना तो उन्हें कहती रही है, बीजेपी का एक तरह से राज्यपाल कहती रही है, महाराष्ट्र का राज्यपाल नहीं है वो, तो उनके ऊपर विपक्ष हमेशा से नाराज रहा है उनके रवैयों को लेकर। और खास करके जो 12 एमएलसी की जो सूची भेजी गई थी उन्होंने उसको मंजूरी नहीं दी, उसको लेकर भी शिवसेना की काफी चलती थी। तो कई बार उनके खिलाफ आंदोलन हो चुके हैं। एनसीपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर उन्हें हटाने की बात भी कह चुके हैं। तो उन पर एक दबाव जरूर है। लेकिन देखिए, इसके पहले कभी उन्होंने इस बात को माना नहीं। पहले भी इस तरह खबरें आई थी कि राज्यपाल ने कहीं मन बनाया है और वो हटना चाहते हैं, लेकिन तब राजभवन ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजभवन से ही अधिकृत तौर पर एक बयान जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुंबई में दौरे पर आए थे अभी पिछले दिनों 19 तारीख को, तब जब मिले थे तो उनसे उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब मैं यहाँ से हट जाना चाहता हूँ, मैं इस उम्र में अब लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई है। हालांकि उन्होंने आभार भी माना है कि इतने महान राज्य महाराष्ट्र का 3 साल तक उन्होंने सेवा की, महान संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है और उनको प्यार मिला है। लेकिन इस सब के पीछे अचानक से ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है उसके पीछे क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उसमें शिवसेना इसको एक मुद्दा बना रही है, मराठी अस्मिता की वो बहुत शायद कहीं न कहीं बीजेपी को लगा होगा कि अंडर करंट है ये बात, और शायद इसीलिए इस तरह की एक बात बताई गई है या फिर एक भावना उन्होंने प्रकट की है कि अगर हटाए जाते हैं तो भी ये नहीं लगे कि उन्हें उसी लिए हटाया गया क्योंकि शिवसेना की मांग थी या विपक्ष की मांग थी, या फिर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना के थोड़ा सा उन्होंने कहीं न कहीं उनके सम्मान में कहीं न कहीं उन्होंने गलत कर दिया था, इसीलिए हटाया हो, बल्कि खुद इच्छा व्यक्त की और एक माहौल बनाया गया है। तो ये लग रहा है कि एक बहुत सोचा समझा कदम है ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। बिल्कुल, और इसको लेकर अब देखना होगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन भी आते हैं और साथ ही साथ अगला गवर्नर कौन होता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने के लिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से अभी भी उथल पुथल जारी है। सुनील, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कुछ बयानों से किस तरीके से विवादों के केंद्र में रहे हैं
भगत सिंह कोश्यारी, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नवंबर 2002 में छत्रपति शिवाजी को पुराने जमाने का उन्होंने बताया, कहा कि वो पुराने जमाने के आइकॉन थे। नए जमाने के आइकॉन में उन्होंने काफी सारे लोगों का नाम लिया, उसको लेकर एक बड़ी विवाद हुआ। जो विपक्ष है उसने इसके ऊपर बड़ा मुद्दा भी बनाया। साथ ही साथ नवंबर 2022 में डॉक्टर अंबेडकर गडकरी को की मौजूदा समय में उन्होंने कहा कि वो आदर्श हैं। बयान पर महाराष्ट्र के कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। अगस्त 2022 को गुजरातियों, मराठियों पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाआघाड़ी सरकार के साथ लगातार टकराव भी रहे जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहे। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को तड़के शपथ दिलाने वाला मामला भी आपको याद होगा, उसमें भी उनके ऊपर और राज्यपाल के पूरे रोल के ऊपर काफी सवाल उठे थे। आज हम चर्चा करने वाले थे महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाल साहब ठाकरे की लेगेसी को लेकर उद्धव ठाकरे फैक्शन और जो शिवसेना का शिंदे फैक्शन है उनके बीच में युद्ध चल रहा है, उसका असर कैसे देखने को मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, तो इस पर भी साथ में बात करेंगे। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं शिवसेना के। किशोर तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, ये शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के। विजय चोरमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले मैं भगत सिंह कोश्यारी साहब पर आप सभी से एक एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। किशोर तिवारी साहब, आपकी सरकार से आप मुख्यमंत्री जब तक उद्धव ठाकरे रहे तब तक बड़ा तकरार रही भगत सिंह कोश्यारी साहब की। गवर्नर से मुख्यमंत्री के और सरकार के जो संबंध हैं वो बहुत विनम्र कहा जाए तो वैसे नहीं रहे, तो आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते? नहीं, अब वो जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की तो ठीक है, लेकिन जितना डैमेज करना था राज्यपाल की गरिमा को उतना तो कर गए वो। अभी क्या है कि टकराव नहीं रहना चाहिए ना। राज्यपाल अगर आप होते हैं तो आपका जो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के प्रचारक थे और बड़े क्या कहते हैं उसे दबंग नेता भी थे। लेकिन राज्यपाल बनने के बाद एक उत्तरदायित्व होता है। जैसे हमारे बनवारी लाल पुरोहित जी राज्यपाल है इतने दिनों से, अभी वो कभी विवाद में आए नहीं, लेकिन कोश्यारी जी ने इतने विवाद उपस्थित किए, इतना बड़ा टकराव हुआ। लेकिन अगर आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे भाषण देने जाते हो और अब शिवाजी महाराज पुराने आदर्श हो गए, नए आदर्श हमारे ये है वो है, उसके बाद मराठी अस्मिता पे तो उन्होंने बहुत कुठुराघात किया। लेकिन गंदी राजनीति में, दलगत राजनीति में वो शामिल थे। एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, जितने जल्दी चले जाए उतना अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे लोग राज्यपाल बने और कोश्यारी जी ने उस पद की और राजभवन की गरिमा को चूर चूर करके रख दिया। ठीक है कृष्णा हेगड़े साहब, जो कह रहे हैं, कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अपने पद की गरिमा उन्होंने नहीं बनाई और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जो शिंदे फैक्शन है उसको डर है कि कहीं बीएमसी के चुनाव में इस्तेमाल ना किया जा सके जो अब तक राज्यपाल जी ने बातें कही हैं, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल के लिए हटाने की कोशिश है? जी, ये सरासर गलत बात है। मैं किशोर तिवारी जी से सहमत नहीं रखता। जो हमारे कोश्यारी जी है वो बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। उत्तराखंड के वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं। उनके बयान को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ गया था और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने दिलगिरी, उन्होंने अपॉलॉजी उनकी दी थी और उन्होंने जो भी कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांगा था, जो उनकी बयान थी। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि सुबह सुबह जो शपथ विधि हुई थी, वो देखिए उन्होंने सभी पार्टीज को न्योता दी थी, कोई पार्टी सामने नहीं आ रहा था। जब देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा साथ में मिलकर सरकार का शपथ लिया, बाद में उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी ऑर्डर किया। फ्लोर टेस्ट में वो सरकार नहीं टिकी और गिर गई। अब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी की फडणवीस की सरकार आई है और यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है, तो मुझे नहीं लगता है कोश्यारी जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग किया। हाँ, एक दो बयान जो उनकी आई थी उन्होंने जिसको तोड़ मोड़ के दिखाया गया था, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। दूसरी बात यह है कि बीएमसी के चुनाव के प्रेशर के हिसाब से
अगर आप तोड़ के कह रहे हैं दिखा कि के गया था उनकी तो माफी किस लिए मांगी? नहीं तिवारी जी, दिखाया तो तिवारी माफी क्यों? नहीं, अगर किसी की भी भावना में ठेस पहुंची है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। दूसरी बात यह है कि बीएमसी के इलेक्शन के लिए हम तो एकदम एश्योर्ड है और हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इस बार बीजेपी और बालासाहेबांची शिवसेना की सरकार की गवर्नमेंट के पार्टी के कॉम्बाइन की ही मेयर बनने वाली है। मेयर, ठीक है सर, उस पर मैं आता हूं क्योंकि उस पर थोड़ी और भी बात करनी है। पर विजय चौर मौर्य साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी कंट्रोवर्शियल तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बयानों के आधार पर या कुछ जो जिस तरीके से उनका कामकाज रहा उस पर सवाल जरूर उठाए गए। जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार रही तब तक तो काफी ज्यादा आनबन रही दोनों में। अंकित जी सही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल गवर्नर रहे ये भगत सिंह कोश्यारी जी। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आई तब राजभवन में बैठ के, कोरोना काल में राजभवन में बैठ के बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने जो राजनीति की उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर उन्होंने जो बाद में बयानबाजी की, एक दो ही बयानों का जिक्र यहाँ हो गया, मगर उन्हें मुंबई के बारे में पहले बयान दिया कि अगर राजस्थानी और गुजराती नहीं होते तो मुंबई में क्या होता। दूसरा बयान उन्होंने जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में बयान, उनका एक विवादास्पद बयान आया। तीसरा बयान उनका आया छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ, आपने जिक्र किया हो गडकरी से रिलेट करने का, वो तो था, मगर उसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर रामदास नहीं तो शिवाजी कैसे होते। ऐसे बहुत सारे विवादास्पद बयान भगत सिंह कोश्यारी जी के आए हैं। उन्हें जाना ही था, मुझे लगता है उन्होंने महाराष्ट्र से निकलने का सम्मानजनक रास्ता चुना है, प्रधानमंत्री के तरफ अपनी इच्छा जताते। सम्मानजनक रास्ता जरूर चुना है कि इससे पहले और प्रेशर पड़ता और केंद्र को अपनी तरफ से पहल करनी पड़ती। अच्छा यही है कि उन्होंने अपनी तरफ से पहल किया और अब बाहर जाने का रास्ता अपना चुना है। आप सब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इस वक्त मुंबई में, महाराष्ट्र में हो रही है। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल साहब ठाकरे की आज 97th जयंती है। इस मौके पर महाराष्ट्र में विधान भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर उनकी एक ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। यही खबर है कि बाल साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को इस समारोह में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे आज गेटवे ऑफ इंडिया के पास आयोजित एक कार्यक्रम में अपने पिता की एक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और बाद में शिवसेना उद्धव गुट की ओर से ये कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक और कार्यक्रम जो है वहां पर आयोजित किया गया है जिसमें उद्धव ठाकरे खुद शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर जब पहले दिन से फूट पड़ी शिवसेना में और बात बार बार यह हुई कि असली शिवसेना हम, बाला साहब ठाकरे की असली लेगेसी हमारे पास, इसकी जो लड़ाई है वो आज सांकेतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जंक्चर पर खड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जहां पर दोनों उद्धव ठाकरे की जो साथ वाली शिवसेना है गुट जो है और साथ ही साथ शिंदे गुट जो है वो दोनों बाला साहब ठाकरे के असली विरासत के हकदार के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने में लगे हुए। बाला साहब ठाकरे की आज जयंती है। जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र विधानसभा में ये जो ऑयल पेंटिंग है इसका वहां पर अनावरण हो रहा है और इस कार्यक्रम में वो खुद नहीं है। किसके बाला साहब ठाकरे की लड़ाई जो है वो अब बिल्कुल आमने सामने की हो गई। अब बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से समृद्ध ज्ञान के मामले में धनी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके बारे में काफी बातें कर चुके हैं, उनके बारे में कुछ बड़ी बातें कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी महाराष्ट्र में थे तब उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे ने लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित किया था। इसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि कैसे उद्धव ठाकरे गुट से निकालकर शिंदे का जो गुट है जो इस वक्त बीजेपी के साथ है, उसके लिए बाला साहब ठाकरे को एक बड़े हिंदुत्व आइकॉन के तौर पर प्रस्तुत करके इस तरफ उनकी लेगेसी को खींचा जाए। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हमारा हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। संजय राउत ने भी इस पर एक बयान देते हुए कहा कि बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए काम किया है और बाला साहब को हिंदुत्व हृदय सम्राट बोलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज बयानों से कोशिश यह की जा रही है बताने की कि असली शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है उसके उत्तराधिकारी हम हैं। दोनों तरफ से
दावे ऐसे ही हैं। कुछ रिएक्शन भी हैं इस पर, जरा वो भी सुन लीजिए। ये गुड वगैरह कुछ नहीं, मैं मानता हूँ ये गुड बिट की बात आप करते हो, देश नहीं करता, भाजपा वाले करते होगे जिसने गुड बनाया है। ये बेईमानी है बाला साहब ठाकरे जी से। आज बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को, खास करके यहाँ के मराठी मानुस को एक मंत्र दिया कि महाराष्ट्र के लिए काम करो, स्वाभिमान से जियो, और यही मंत्र और राज्यों में भी फिर गया है। बाला साहब जरूर मराठी मानुस के हृदय सम्राट थे, लेकिन बाला साहब हिंदुत्व के प्रति बाला साहब ने जो काम किया है, इसीलिए लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। चलिए, तो वो किसके हैं बाला साहब ठाकरे और किसको उनकी लेगेसी जो है या जो उनकी विरासत है, कौन सा गुट उसको अपने तरफ खींचने में या जनता को कम से कम ये विश्वास दिलाने में अभी तक सफल हो रहा है कि उनके पास विरासत असली है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विजय जी आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, सोहित भी हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी सोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहित के पास पहले मैं चलना चाहूंगा। सोहित, आप दोनों कार्यक्रम कवर कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से आज कोशिश ये है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की लेगेसी को ये कहकर लोगों तक ले जा पाए कि असली विरासत उनकी है और उनकी विरासत को शिंदे ने छीना है या कम से कम उनसे अलग ले जाने की कोशिश की है। वहीं शिंदे गुट भी बाला साहब ठाकरे को, जो बार बार पहले दिन से कह रहे थे कि असली बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं, वो भी इस कवायद में पूरी तरह से लगे हुए। बिल्कुल जी, देखिए अंकित, दोनों की अगर आप बात करें तो अभी जो दोनों को जो दो गुट हो चुके हैं शिवसेना, उनमें भी बाला साहेब ठाकरे का नाम दोनों तरफ है। उद्धव ठाकरे के गुट के नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जबकि एकनाथ शिंदे के गुट का नाम है बाला साहेबांची शिवसेना, यानी बाला साहेब की शिवसेना। देखिए, जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब इसी रीगल पर, जहां पर वो आज शाम को जाने वाले हैं, आज दोपहर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गए थे, उन्होंने वहां पर लाइफ साइज स्टैचू बनाया था बाला साहेब ठाकरे का। तो अब जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वो विधान भवन में एक ऑयल पेंटिंग जो है उनका वो लगाने वाले हैं आज, उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम शाम को रखा गया है। जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे, जब वो सूरत गए थे, जब उनकी बगावत शुरू हुई थी, तो मैंने उनको फोन पर, हमने जब इंटरव्यू किया था तो हमने उनसे बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा हम कहीं नहीं गए हैं, हम ही असली शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, हम बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जा रहे हैं। वो वही बात करते रहे हैं। और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ये कहते हैं, जो आपने इससे पहले भी सुना होगा, कि अब तक हमने ऐसा सुना था कि बच्चों को चोरी करने वाली टोली के बारे में हमने बहुत सुना है, महाराष्ट्र में एक बाप को चोरी करने वाली टोली आई है। उनका जो इशारा था वो एकनाथ शिंदे की तरफ था, क्योंकि उनका कहना है कि जो मेरे पिताजी हैं उसे वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी जो लेगेसी है या जो असली शिवसेना है वो हमारी ही है। वही बात हमने संजय राउत से सुनी। शाम को दो बड़े कार्यक्रम हैं। उद्धव ठाकरे आज प्रकाश अंबेडकर के साथ थे, हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा शाम को मैं जब बात करूंगा तब इस पर बातचीत करूंगा, यानी शाम को उद्धव ठाकरे की ओर से भाषण में जरूर एकनाथ शिंदे को घेरा जाएगा। वहीं एक कार्यक्रम, जिस तरह से आपने भी कहा, ऑयल पेंटिंग का महाराष्ट्र के विधानसभा में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित हमारे साथ ये सब जानकारी साझा करने के लिए। किशोर तिवारी जी, पार्टी भी हाथ से निकल गई और ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर बाला साहब की विरासत भी हाथ से लेके चले जाएंगे। ऐसी आपकी सोच है। ऐसा है, हम बाला साहब की शिवसेना के लोग हैं और एक बात हुआ, ये जो सच्चाई है कि हमारे में से एक बहुत बड़ा धड़ा उन्होंने, बीजेपी ने चुरा लिया। और बीजेपी का यह प्लान ही था कि ऐसा कंफ्यूजन किया जाए कि एक प्रॉक्सी शिवसेना है, लेकिन समय के साथ ये सब मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि उत्तराधिकारी कौन, इस पर इसके पहले ही विवाद हुआ और 10 साल से उद्धव ठाकरे यह बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी है, यह बात तो तय हो चुकी है। अब बार बार उस पर विवाद करेंगे, चुनाव करेंगे, और सब संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर ऐसा प्रॉक्सी पार्टी को प्रोजेक्ट करेंगे, ये सब होने वाला है। लेकिन समय के साथ ये मालूम पड़ेगा कि हम थे, हम रहेंगे और हम ही शिवसेना है और हम ही शिवसेना रहेंगे। और कोई भी कुछ भी करे, लेकिन नहीं होने वाला।
जमने वाला नहीं है, जमने वाला नहीं है, दबने वाले नहीं है। कृष्णा हेगड़े जी, आपने सुना उद्धव ठाकरे साहब क्या कह रहे थे कि देखिए यहां तो ये वो गुट है जो हमारे पिता को ही हमसे चुराने आ गया है, मतलब बेटे से उसके पिता की विरासत को लेके चुराने की कोशिश कर रहे हैं शिंदे सेना। अंकित जी, आज बाला साहेब की 97th बर्थ एनिवर्सरी है और हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और अभी हम वही कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं जो जहां पर उनका तैलचित्र विधान भवन में आज उसका अनावरण होने वाला है और सभी पक्ष के नेता वहां पर रहने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने किसी को चुराया नहीं है। बाला साहेब पूरे देश के हैं, दुनिया के हैं और महाराष्ट्र के हैं, तो हर सभी का हक है बाला साहेब पर। सभी बाला साहेब को प्यार करते हैं और बाला साहेब को अपना प्रेरणा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें खुशी होती कि अगर उद्धव जी भी आज वहां पर आते अपने आदित्य जी के साथ और उनके परिवार के साथ, क्योंकि ठाकरे फैमिली के सभी दूसरे मेंबर्स जो है, उनके दूसरे लड़के हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पोते हैं, वो सब आज विधान भवन में आने वाले हैं। और महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ क्रिकेटर्स है, एक्टर्स है, जितने नेता सभी पार्टीज के हैं, सभी वहां पर आने वाले हैं। तो आप सबको ये नहीं कह सकते हैं कि आपने हमारा एक हक चुरा लिया, क्योंकि बाला साहेब महाराष्ट्र और देश और दुनिया के हैं। तो तीसरी बात यह है कि संजय राउत जी ने तो कहा कि हमने ये किया वो किया, लेकिन बाला साहेब उनका खुद के शब्द थे कि अगर मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ कभी समझौता करना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। सर, शब्दों पे मत जाइए, उन्होंने बीजेपी के लिए भी बहुत सारे शब्द कहे थे, जिस बीजेपी के साथ बहुत दिनों से बिजनेस चल रहा है, तो वो शायद समय के साथ किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने समझाया है कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन विजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो पूरा बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को लेकर, उनकी विरासत को लेकर लड़ाई है, क्यों जरूरी है इस बात को जनता तक पहुंचाना कि असली वारिस या बाला साहब ठाकरे जिन बातों पे अपनी उन्होंने राजनीति खड़ी करी, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने राजनीति खड़ी करी, उसके असली वारिस दोनों गुटों में से कोई है? जरूरी क्यों है महाराष्ट्र की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में? अंकित जी, एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे की विरासत का एक पहला झगड़ा नहीं है। जब राज ठाकरे शिवसेना से बाहर निकले थे तब भी लोग मानते थे, उनके गुट की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे के विरासत के हकदार, शिवसेना के विरासत के हकदार हम हैं। मगर उस वक्त बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। कुछ दिन बाद उन्होंने सामने आके बताया था कि उद्धव ही असली शिवसेना के, उनके उद्धव के पास ही शिवसेना की असली विरासत है। जब से एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना से बाहर निकला है, तब से पहले घंटे से एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से और एकनाथ शिंदे की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि हम ही असली वारिस है बाला साहब ठाकरे के। वो बताते थे कि जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस करके सरकार स्थापन की, उस दिन उनका विरासत का हक चला गया है। मगर एक बात विडंबन देखिए कि उस सरकार में 2-2.5 साल एकनाथ शिंदे भी मंत्री थे। एकनाथ शिंदे जिस पर दावा कर रहे थे कि उन्होंने जब उनसे कांग्रेस एनसीपी के साथ समझौता किया तब उन्होंने विरासत खो दी। मगर 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे निकलने के बाद वो महाविकास आघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे गए, उसे क्रिटिसाइज करने लगे और उसके बाद ही विरासत का झगड़ा आगे चल रहा है। देखिए, बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे, महाराष्ट्र के राजनीति में 2 ऐसे नेता है, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, जिनके पूरे महाराष्ट्र राज्य में फॉलोअर्स है, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र में, बाकी जो लीडर्स है, बाकी बातें वो कुछ प्रदेश के लीडर थे, मराठवाड़ा के लीडर थे, विदर्भ के लीडर है, मगर ये 2 नेता ऐसे हैं जिनकी पहुंच पूरे महाराष्ट्र में है। और बाला साहब ठाकरे ने 90 के दशक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक अपना नई पैठ जमाई और एक हिंदुत्व की राजनीति को नया आयाम दिया। और शायद इसी को लेकर, क्योंकि पैन इंडिया, जिस पैन महाराष्ट्र उनकी अपील है, हर जगह उनके फॉलोवर्स मिल जाते हैं, शायद इसी को लेकर दोनों गुटों के अंदर, और बीएमसी का चुनाव भी आ रहा है, और इसी वजह से इतनी उत्सुकता है कि लोगों के बीच में मैसेज जाए कि असली विरासत के हकदार वो ही है, क्योंकि जिसके पास या जनता जिसको मान लेगी शायद उसको ही
पॉलिटिकल तौर पर, वोटों के तौर पर ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने का। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका का जो टकराव है वो दिनों दिन एक नया रूप जरूर लेता जा रहा है। रोज उस पर बयानबाजी भी हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोढी ने इस पर कई सवाल उठाए। आपको याद होगा कि जब जस्टिस सोढी ने परसों इस बारे में कुछ बात कही थी तो कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उनका धन्यवाद किया था, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया था, लेकिन यह भी कहा था जस्टिस जो किरेन रिजिजू लॉ मिनिस्टर ने कोशिश की थी कि जस्टिस सोढी के बयान से कहीं ना कहीं वो सरकार की जो बात है उसको आगे रखे और जो एक तनाव चल रहा है उसमें उन्होंने एक नया अध्याय जोड़ दिया था। आज एनडीटीवी से खास बातचीत में जस्टिस सोढी ने यह बताया कि कानून मंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बात को आगे रखा। उन्होंने यह भी साफ किया कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए, ये मेरी निजी राय है, और कोलिजियम सिस्टम को एक बार फिर से उन्होंने असंवैधानिक बताया। तो क्या क्या बातें जस्टिस सोढी ने कही, ये जरा आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने उनसे खास बातचीत की। हायर जुडिशरी यानी उच्चतर जो न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति यानी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वो कौन करे, इसको लेकर जो केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव चल रहा है वो जारी है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर कानून मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ट्वीट भी किया है। जस्टिस RS सोढी जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत हाई प्रोफाइल वो जज रहे हैं और उन्होंने अपने वक्त में तंदूर कांड के अलावा जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू कांड, इन सब में बड़े फैसले दिए थे। बड़े चर्चित वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति हुई। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम जो संविधान है उसको हाईजैक किया, कोलेजियम सिस्टम ले आए। कानून मंत्री ने उसे बात को आगे बढ़ाई। हमारे साथ सोढी साहब हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरह कानून मंत्री ने आपकी बात को उठाया उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि अच्छा किया उन्होंने, या आपकी क्या सोच है? देखो जी, उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूँ उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय तो मेरी राय है कि कोलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना था कभी। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में किसी में 10 हाई कोर्ट किसी में 10 होती हैं हाई कोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। और 100 में सिर्फ दो ही करेंगे वो जज अपॉइंट, और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कोलेजियम सिस्टम कैसा है अभी? और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो बाहर के आते हैं, बाहर से, तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो है ही बाहर के। और जो 2 हैं बैठे हुए, एक नंबर 1 ने तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, उसकी तो टर्न आ गई है। और वो किसको देख रहा है अब? सुप्रीम कोर्ट को, कि जी मुझे कहाँ लगाओगे आप? तो भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? ये इंडिपेंडेंस कर रहे हो कि खराब कर रहे हो इंडिपेंडेंस को? हाई कोर्ट की तो भी इंडिपेंडेंस होती है, वो भी जुडिशरी है। तो ये तो बिल्कुल ही आपने सबसर्विएंट कर लिया अपने। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब बाहर से आते हैं वो यहाँ तो रहेंगे नहीं, उनको तो हॉप स्टेप एंड जंप होता है, उनको तो आगे जाना होता है, एटलीस्ट कोशिश तो होती है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि कई जगह से मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने NJC के जजमेंट में 2 जजों ने कहा भी था कि इसमें सुधार की जरूरत है, कोलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ये सिस्टम नहीं तो क्या सरकार अपॉइंट करे? ये सिस्टम भी इसको भी आप सपोर्ट नहीं करते, तो क्या किस तरीके से क्या होना चाहिए जजों की अपॉइंटमेंट का? देखो, मेरे हिसाब से जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ना, ये एक रेगुलर और परमानेंट सिस्टम है। जो सिटिंग जज है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वकील के या किसी के इन्वेस्टिगेशन कर सके क्या आदमी है। वो तो 10 मिनट उसके सामने बोल लिया तो उससे जज थोड़ा बन जाएगा, जज में उसकी काबिलियत थोड़ा पता चल जाएगी। इसलिए ये सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट हर एक हाई कोर्ट में अलग अलग सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जो परमानेंटली
वो पूल रखते हैं अपने पास 10, 20, 15, 20 को जितने का भी है वो पूल रखें बनाकर, और जब वैकेंसीज हों वो पूल में से आगे उसमें से कर लें। तो साफ तौर पर जस्टिस सोडी हैं, हमेशा से अपना बोल्ड स्टेप लेने के लिए वो जाने जाते हैं, बड़े बड़े फैसले भी उन्होंने दिए हैं और बेबाक वो बात भी करते रहे। और एक बार फिर उन्होंने अपनी बात रख दी है कि पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सुप्रीम है। मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बहस आलोचना नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली से प्रसाद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान में आयोजित एक खास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसमें मोदी जी शामिल हुए, इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों को परमवीर चक्र विजेता जो हमारे फौजी हैं उनके नाम पर आज रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन द्वीपों के पुराने नामों ने गुलामी की छाप थी। 2018 में अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों का नाम केंद्र सरकार ने बदला था। उसी में से एक द्वीप जो है वो रॉस आइलैंड यानी कि रॉस द्वीप था, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। आज इसी द्वीप पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास भी किया गया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर भी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूं ये काम देश हित में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण के दौर में बहुत आगे गए। नोएडा में हिट एंड रन केस से बुरी तरह एक घायल स्वीटी की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल में छुट्टी मिलते ही सबसे पहले स्वीटी ने अपने एचओडी को फोन करके जो एग्जाम में, जो अपनी परीक्षा में वो नहीं बैठ पाई थी, उस परीक्षा में किसी तरीके से अगर वो दोबारा दे पाएं उसको लेकर उन्होंने छूट की बात कही। दरअसल 31 दिसंबर की रात को नशे की हालत में एक ठेकेदार ने स्वीटी और उसके 2 दोस्तों को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से स्वीटी पर को गंभीर चोट लगी थी। आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे काफी दिनों बाद की मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्वीटी के दोस्तों ने मिलकर उसके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया। राहत की बात यह है कि अब वो ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है।